सेरीकल्चर में आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर है उस दौरान कौन कौन सी बीमारियां हो सकते हैं जो सिल्क पैदा करते हैं उस इंसेक्ट को, शहतूत के पौधे में, उसके बारे में हम देखेंगे। डिजीज़ ऑफ सिल्क वर्म की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में जो रेशम कीट पालन उद्योग है वो विभिन्न रोगों से ग्रसित रहता है। इसमें जैसे मैगट डिजीज, पेब्राइन, पॉलीहाइड्रोसिस, फ्लैचेरी आदि रोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम वन बाय वन डिजीज है उसको देखेंगे। सबसे पहले मैगट डिजीज। यह रोग ऑर्डर डिप्टेरा तथा फैमिली टेक्निडी की मक्खी ट्राइकोलाइगा सोर्बिलेंस द्वारा होता है, जो इसकी मुख्य बीमारी है। दूसरी पेब्राइन डिजीज, कई बार आपको ये क्वेश्चन भी मिलता है। पेब्राइन डिजीज माइक्रोस्पोरिडिया का नोसेमा बोम्बेक्स नोगेली इस रोग का सूक्ष्म जीवाणु है। तो हम काउंटर मीजर्स अगेंस्ट पेब्राइन डिजीज से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ मदर मॉथ्स। अंडे देने वाली सभी मादाओं का जो फीमेल्स हैं उनका केयरफुली टेस्टिंग करते हैं तथा केवल जो हेल्दी फीमेल्स हैं उनके अंडों को ही आगे उपयोग में लाना चाहिए। फोरकास्टिंग एंड करेक्टिंग एग्जामिनेशन। इसमें पेब्राइन के निरीक्षण के लिए भविष्यवाणी के लिए पूर्ण परिपक्व जो इल्ली है उसकी विष्ठा विलंब से निर्मोचित होती हैं। इल्ली, मृत इल्ली, कोकून या प्यूपा तथा निर्गमित होते हैं आदि सलग उपयोग में लाए जाते हैं। भूल सुधारक निरीक्षण के लिए अंडों के प्रत्येक समूह से कुछ अंडों को लेकर उनको ओवन में रखते हैं और इस प्रकार निकली इल्ली का पेब्राइन के रोगों के लिए टेस्टिंग करते हैं। रिमूवल ऑफ एंड डिसइंफेक्शन ऑफ पेब्राइन जर्म्स, तो इनका रिमूवल करते हैं। केयर ऑफ रियरिंग सिल्कवर्म। आगे हम बात करें पॉलीहाइड्रोसिस इन सिल्कवर्म। रेशम कीट में 3 प्रकार की पॉलीहाइड्रोसिस पाई जाती है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, इंटेस्टाइनल साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस एंड इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस। तो इससे बचाव के लिए रेशम कीट पालने वाले कमरे, उपकरण व बर्तन आदि धोकर साफ करके संक्रमण रहित कर लेने चाहिए। जो यंग इंसेक्ट हैं को शहतूत की पत्तियां उसको पूरी मात्रा में खाने को देनी चाहिए। जो पालने वाला कमरा है में ताज़ी वायु का संचार होते रहना चाहिए। विशेष रूप से इल्ली के 5वें स्टेडियम के समय अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हाई टेम्परेचर तथा बहुत लो टेम्परेचर तथा अधिक नमी से भी बचाव रखना चाहिए। विशेष रूप से इल्ली के बचपन की अवस्थाओं में इनका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तथा मॉइस्चर होना चाहिए। रोगग्रस्त इल्ली तथा मृत इल्लियों को तुरंत हटा देना चाहिए तथा कमरे को 2% फॉर्मेलिन की सहायता से जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। रेशम कीट को सावधानी से पालना चाहिए जिससे उसके त्वचा पर घाव न हो। नेक्स्ट डिजीज है फ्लैचेरी। रेशम कीट के कुछ विशिष्ट रोगों का सामान्य नाम है। इसको निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहले, इन्फेक्शियस फ्लैचेरी कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ वायरस। तो इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं? इसकी रोकथाम के लिए कीट पालने के कमरे, उपकरण, बर्तन सभी को कीटाणु रहित करना चाहिए। रेशम कीट का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए अच्छी किस्म के शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
कीट पालने के कमरों में तापमान व आर्द्रता आदि की अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना चाहिए। मल, रोगी इल्ली तथा मृत इल्ली को अलग कर देना चाहिए। कुछ रसायन जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मेलिन, क्लोरेनिक चूना आदि इस विषाणु के लिए रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक इंजरी caused by physiological disturbance of silkworm followed by multiplication of bacteria। तो प्रतिकूल मौसम में कमजोर रेशम कीटों पर स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीसीज, कोलाई, एरोजीनस बेसिलाई और प्रोटियस ग्रुप के जीवाणु अटैक करते हैं। थर्ड वन, बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन। बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन के अंदर यह जो है यह बेसिलस थुरिंजियसिस वैरायटी के टॉक्सिन्स के कारण होता है। इससे प्रभावित इल्ली अचेत होकर बाद में मुलायम व गाढ़े रंग की हो जाती है तथा अंत में सड़ जाते हैं। इसका इन्फेक्शन माउथ द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसकी रोकथाम के लिए कीट पालन कक्ष तथा उपकरण कीटाणु से मुक्त रखना चाहिए। रोगियों को फर्मेंटिंग कंपोस्ट में रखना चाहिए। अंडे देने के समय कमरे का तापमान व नमी उचित मात्रा में विशेषकर कम ही रखने चाहिए। यह नेक्स्ट डिजीज है ग्रीन मस्करेडाइन। यह रेशम कीट का फफूंद जनित रोग है। रेशम कीट में अनेक मस्कार्डिन होते हैं किंतु केवल हरा मस्कार्डिन स्पिकारिया प्रासिना रेशम कीट की इल्ली को वियतनाम में प्रभावित करता है। रेशम कीट की इल्ली की तीसरी तथा चौथी स्टेडिया में इसका संक्रमण देखा गया है। आरंभ की अवस्था में इसकी अधर तल पर एक काला धब्बा दिखाई देता है। रोकथाम के उपाय, कीट पालने के कमरे उपकरण आदि को कीटाणुओं से मुक्त करना चाहिए। रोगी इल्ली और इनके मल को कंपोस्ट में एकत्र कर देना चाहिए जिससे कीटाणु खत्म हो जाए। जहाँ तक हो सके पालन पोषण ट्रे में बची हुई शहतूत की पत्तियाँ सूखी रखनी चाहिए जिससे फफूंद की कोनिडिया का अंकुरण संभव न हो। अब बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क। कच्चे रेशम का उपयोग बुने हुए सामान, कपड़े बनाने के लिए होता है जिनसे वस्त्र, पैरासूट, मछली पकड़ने की लाइन, आटा मिलों की छलनी, टेलीफोनों की विद्युत रोधी कोयल, रिसीवर और भी कई चीज़ें इससे बनती हैं। नेशनल सेरिकल्चर प्रोजेक्ट भारत में वर्ष उद्योग के विकास हेतु 555 करोड़ रुपए की लागत से 1989 में 5 वर्ष की अवधि के लिए वर्ल्ड बैंक तथा स्विस विकास निगम की सहायता से राष्ट्रीय रेशम परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंदर केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधीनस्थ देश के 17 राज्यों में योजना चलाई गई जिससे भारत में रेशम उद्योग के विकास को गति मिली। रेशम उद्योग और महिलाएं। रेशम उद्योग से 65% महिलाओं को एक रोजगार का अच्छा सुअवसर मिला है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSB केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार की वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1949 में हुई। रेशम उद्योग को और व्यापक बनाने की जिम्मेदारी रेशम बोर्ड को सौंपकर इस उद्योग का समुचित विकास बोर्ड की देखरेख में होता रहेगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर है जहां बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के कार्यालय होते हैं। कार्य, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के कार्य वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से रेशम उद्योग और इसके रिसर्च को प्रोत्साहित करना, उचित उपायों द्वारा देश में रेशम उद्योग का समुचित विकास करना, स्वस्थ कीटाणुओं का विकास और वितरण सुनिश्चित करना, शहतूत, वृक्षारोपण, रेशम कीट पालन, रेशम धागाकरण एवं बुनाई की उन्नत विधियां विकसित करना, रेशम और रेशम उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों की खोज कर उसे स्थापित करना, रेशम उत्पादों के निर्यात हेतु परीक्षण की व्यवस्था करना, रेशम उद्योग संबंधी विभिन्न आंकड़े एकत्रित करना और रेशम उद्योग की विस्तृत व्याख्या भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। सिल्क डेवलपमेंट एंड रिसर्च।
रेशम रिसर्च को विकसित करने के लिए 1962 में सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना मैसूर में की गई। साथ ही 1943 में स्थापित किए गए केंद्रीय रेशम शोध केंद्र सेंट्रल रिसर्च सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन बहरामपुर को उच्चीकृत कर पूर्णतः शोध के संस्थान के रूप में व्यवस्थित किया गया। सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहरामपुर पश्चिम बंगाल, सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची, सेंट्रल सेरिकल्चर टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। थैंक यू।